हेलो गाइस, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम लगाएंगे टॉप 30 क्वेश्चन। जीके बेस रहेंगे गाइस। ये संविदा शिक्षक एग्ज़ाम हो या फिर सीटेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन होंगे। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो को, लगाते हैं 30 क्वेश्चन और जानते हैं अपनी तैयारी का लेवल कि कैसी है हमारी तैयारी, हम कितने गहरे पानी में हैं। क्योंकि जो सीटेट है या एमपी टेट है या यूपी टेट है, उसमें जो पर्यावरण अध्ययन के हम देखते हैं तो वो कितने क्वेश्चन आते हैं गाइस, वो 30 क्वेश्चन आते हैं 150 के पेपर में। और 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं, 15 नंबर सब्जेक्ट बेस होते हैं। और फिर हम आज सब्जेक्ट बेस क्वेश्चन हैं, इसलिए ये कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, चाहे वो जेल प्रहरी हो। जीके में आ जाते हैं गाइस एक क्वेश्चन, तो इनको लगाते हैं और जानते हैं अपनी तैयारी का लेवल कि कैसा है हमारी तैयारी का लेवल, हम कितने गहरे पानी पे हैं। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य करना कि आपके कितने नंबर बने हैं इनमें से। देखिए तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति को मापा जाता है। वायु की गति को कैसे मापते हैं? तो वायु की गति को क्या बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, या इन सभी के द्वारा मापा जाता है? सो गाइस, वायु की गति पूछा गया है, तो वायु की गति को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। एनीमोमीटर मतलब कि देखिए, अपन ट्रिक बना सकते हैं कि एयर मीन्स होता है हवा, वायु, एयर, और एनीमोमीटर तो मतलब एयरोमीटर, मतलब कि वायु की गति को मापा जाता है। बैरोमीटर में क्या होता है गाइस, ये भी उच्च ताप या उच्च वायु दाब या निम्न वायु दाब का पता चलता है, वायु दाब के बारे का मापन किया जाता है बैरोमीटर से। फेदोमीटर क्या होता है गाइस, यहाँ पे फेदो है, फेदो फाफल का है गाइस, फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई का पता चलता है। एनीमोमीटर मतलब हवा के द्वारा। हमने ये सभी एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। सो गाइस, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विषम मंडल हेट्रोस्फीयर थर्मोस्फीयर में किन गैसों की परत नहीं पाई जाती है? ध्यान रखना गाइस, इसमें नहीं पूछा है। तो आणविक नाइट्रोजन परत नहीं पाई जाती, क्या ऑक्सीजन की परत नहीं पाई जाती, या फिर आणविक कार्बन डाइऑक्साइड की परत नहीं पाई जाती, या हाइड्रोजन की परत नहीं पाई जाती? सो गाइस, आप ध्यान रखना, जो विषम मंडल एक होता है सममंडल में कौन कौन से आ जाते हैं गाइस? सममंडल में आ जाता है, देखिए, क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है और मध्य मंडल आता है। और विषम मंडल में हेट्रोस्फीयर थर्मोस्फीयर मतलब कि ऊपर के मंडल आते हैं। तो इनमें कौन सी गैस नहीं पाई जाती हैं? तो जो भारी गैस होगी गाइस, वो नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वो ऊपर ज़्यादा उठ नहीं पाएगी। तो क्या नाइट्रोजन तो पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है 63 किलोमीटर तक हम देखते हैं, हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्षेत्र हमने देखा ना कि 8, 10, 16, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक पाया जाता होगा बस। आणविक हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस है, इसलिए बहुत ऊपर तक जाती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन भी जाती है। सो गाइस, जो इसका राइट आंसर है, जो नहीं पाई जाती, वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि आणविक कार्बन डाइऑक्साइड परत नहीं पाई जाती है विषम मंडल के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सममंडल के 3 उपमंडल कौन से नहीं हैं? सो गाइस, अभी हमने सममंडल के होमोस्फीयर मतलब सममंडल के 3 उपमंडल अभी बताए थे गाइस, आई होप आपको ध्यान हो। तो कौन सा उपमंडल नहीं है सममंडल या होमोस्फीयर में नहीं आता? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? सो गाइस, जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल नहीं है। बाकी ये 3 मंडल पाए जाते हैं, सममंडल के ही उपमंडल हैं। और विषम मंडल में थर्मोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर 2 हैं। और वायुमंडलीय दशाएं शांत होने के कारण स्फेटी को डोलड्रम या शांत कटिबंध तापजन्य न्यून ताप
वायु दाब की पेटी को कहते हैं। गाइस जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ वायुमंडलीय दशाएं हवाएं हैं, हम देखते हैं एक क्षेत्र ऐसा है जिसको हम शांत कटिबंध डोलड्रम तापजन्य न्यून वायु दाब बनता है। मतलब वहाँ की हवाएं हम देखते हैं क्या होती हैं, उठ कर के ऊपर चली जाती हैं, ऊपर जाती हैं, यहाँ ऐसे ऐसे उठ जाती हैं और यहाँ से भागती हैं। मतलब कि जैसे ये क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है, बीच की हवा जहाँ पे वो मतलब कि ज़्यादातर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है तो उठ कर के ऊपर चली जाती हैं, तो वहाँ पे हवा कम जाती है। फिर उस कमी हुई हवा को भरने के लिए आसपास से चारों ओर से क्या आती हैं गाइस, हवाएं आती हैं। कैसे आती हैं, इस क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी हवाएं आएंगी, ऐसे ऐसे हाथ आती हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उपोष्ण वायुदाब पेटी कहेंगे, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी कहेंगे, या उप ध्रुवीय वायुदाब पेटी कहेंगे, या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहेंगे। सो गाइस जहाँ डोलड्रम बनता है उसको हम शांत कटिबंध या तापजन्य या न्यून दाब पेटी बनता है उसको हम विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी कहेंगे। ये मतलब 5 डिग्री साउथ से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ तक का होता है, जो बीच की पृथ्वी भूमध्य रेखा में या विषुवत रेखा होती है वहाँ पे होता है, वहाँ पे बनता है डोलड्रम शांत कटिबंध या फिर विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी बनती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आगे। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ये वायुदाब जो 35 से किस पेटी को गाइस हम अश्व अक्षांश पेटी कहते हैं। वायुदाब को अश्व अक्षांश कैसे कहा जाता है, जो 23.5 डिग्री यहाँ लिखना था गाइस, 23.5 डिग्री से लेकर के साउथ से लेकर के 35 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों साइड जो बनता है उसको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। वो कौन सी पेटी है गाइस, क्या उपोष्ण वायुदाब पेटी है, या विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है, या उपद्रवीय वायुदाब पेटी है, या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। सो गाइस जहाँ पे जब हम अक्षांश रेखा का जब गोला बनाते हैं तो देखते हैं हम क्या देखते हैं गाइस, जैसे ये है क्या है, एक पृथ्वी को मान लेते हैं, यहाँ पे बीच से जब अश्व अक्षांश जाती है तो यहाँ पे तो निम्न वायुदाब पेटी बनता है, क्योंकि चारों दिशाओं से हवाएं क्या आती हैं, शांत डोलड्रम शांत मैदान को भरने के लिए आती हैं। इसके बाद जो 23.5 डिग्री से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ 23.5 से लेकर के यहाँ तक जब बनता है ना, ये बनता है 23.5 से 35.5 तक, तो उस वाली वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है गाइस, कौन सी पेटी होती है। सो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपोष्ण वायुदाब पेटी होती है। ए होता है निम्न वायुदाब पेटी, ए उपोष्ण वायुदाब पेटी, और इसके भी नीचे हम जाते हैं तो उपध्रुवीय वायुदाब पेटी आती है, और एक आती है लास्ट में ध्रुवीय वायुदाब पेटी। वहाँ पे मतलब उच्च वायुदाब होता है। यहाँ पे देखिए निम्न वायुदाब, फिर उपोष्ण पेटी आती है ये 23.5 से 35.5 तक, जहाँ पे उच्च वायुदाब या अश्व अक्षांश कहते हैं। फिर उसके बाद आती है उपध्रुवीय पेटी। उपध्रुवीय पेटी के बाद आता है जो 66 तक रहता है, और जो 90 में आता है वो होता है 90 डिग्री में होता है, उसको ध्रुवीय पेटी कहते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो हम इसे क्वेश्चनों के माध्यम से आराम से समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, किसने दिया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है गाइस, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। जो महाद्वीपीय विस्थापन होता है, तो जैसे जो पृथ्वी हमारी थी गाइस, वो पैंजिया नामक वैज्ञानिक मतलब पैंजिया के रूप में एक पूरी पृथ्वी का भाग एक जुड़ा हुआ था, ऐसा माना जाता है। फिर इसका 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, पूरी पृथ्वी एक साथ विभाजित थी, इनको विभाजित हो गया। एक हुआ काय में गाइस, लारेंसिया में, और एक हुआ किसमें, गोंडवाना लैंड में। तो उत्तर साइड का ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण में होता है। तो एक हो गया गोंडवाना लैंड,
गोंडवाना लैंड यहाँ से टूट गई, जैसे पृथ्वी जैसे टूटती है तो महाद्वीप के रूप में, तो इस साइड लॉरेंसिया और इस साइड क्या हो जाता है गाइस, गोंडवाना लैंड होता है। तो ये जो टूटे हुए विस्थापन का सिद्धांत किसने कहा कि ये मतलब ये पेंजिया के रूप में था, फिर इसका विस्थापन हो गया, मतलब ये पृथ्वी का टूटा हुआ भाग मतलब एक लॉरेंसिया में डिवाइड हो गया। लॉरेंसिया, इसमें लिखने में प्रॉब्लम जाती है गाइस, लॉरेंसिया, और एक होता है गोंडवाना। तो जो अपना भारत है ना गाइस वो गोंडवाना लैंड में है, जो उत्तर का है वो किस में है, लॉरेंसिया में है। तो ये किसने दिया गाइस, ए अल्फ्रेड विने ने दिया क्या, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड वेगनर ने, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे ने, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है वो है ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पेंजिया के भाग लॉरेंसिया में नहीं आता। सो गाइस लॉरेंसिया के बारे में, गोंडवाना के लैंड के बारे में बताया था। लॉरेंसिया उत्तर साइड का है और गोंडवाना दक्षिण साइड का महाद्वीपों को विभाजित किया गया। तो क्या नहीं आता लॉरेंसिया में, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, क्या नहीं आता है। सो गाइस यदि हम इन महाद्वीपों को फिट करें ना, यदि जो वेगनर साहब ने विस्थापन का सिद्धांत दिया है वो वाकई में हमें अभी भी रियलिटी उसकी समझ में आती है। जैसे लॉरेंसिया में से पूछा गया कि कौन नहीं आता है, तो कौन आता है आगे तो अपन ये जान लें। देखिए ये था क्या, एक बहुत बड़ा पृथ्वी थी, इसको बोलते थे क्या गाइस, पेंजिया। इसका दो डिवाइड किया, एक लॉरेंसिया में कर दिया, लॉरेंसिया, एक हो गया गोंडवाना लैंड। जो दक्षिणी साइड का एरिया था उसको गोंडवाना या आयरलैंड कहा जाता था, इसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और भारत आ जाता है। तो लॉरेंसिया में साइड उत्तर साइड के भाग आएंगे, आप ध्यान रखना। जैसे अपन मैप में देखें, सो गाइस इस मैप में आप देख सकते हैं जो पृथ्वी थी हमारी गाइस वो इस प्रकार मतलब जुटी हुई है। यदि हमें अफ्रीका का मैप मिलाएं गाइस और उत्तरी अमेरिका का मिलाएं तो लगभग ये फिक्स बैठेगा। यदि इसको और इसको एक साथ लाते हैं तो देखिए ये वाला कोना ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ए मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को मिलाएं और अमेरिका को नीचे वाला भाग मिलाएं तो मिल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे इसकी परत टूट गई हो और ये साइड चला गया हो और ये साइड चला गया हो। ये दिया वेगनर जी ने सिद्धांत, इसी के नहीं के आधार पर। यदि गाइस हम ऊपर भी देखें, जैसे ये है ग्रीनलैंड है, ये है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, ये टूट गया हो। यहाँ पे हम देखें गाइस, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें गाइस और ए वाला भाग देखें और ए वाला भाग देखें तो ऐसा लगता है ये फिक्स हो जाएगा और ए साथ में इससे टूट के अलग हो गया हो। तो ए दिया है, ए पेंजिया था, ए साथ में इनके अनुसार ए पूरा मैप में सब इकट्ठा था, फिर धीरे धीरे इनका टूट करके विभाजित हो गया, अलग हो गया। तो गाइस जो लॉरेंसिया था उसके दो भाग हुए, एक माना जाता है लॉरेंसिया ऊपर का, और नीचे का जो दक्षिणी इलाका है उसको आयरलैंड या गोंडवाना लैंड बोला जाता है। दो भागों में विभाजित हुआ। सो गाइस जो दक्षिणी इलाके में भी आप देख लीजिए, ये है क्या है, दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। तो ये किस में आएगा गाइस, दक्षिणी अमेरिका किस में आएगा, आयरलैंड में आएगा या गोंडवाना लैंड में आएगा। अफ्रीका का नीचे काफ़ी पड़ता है इसलिए ये भी, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे पड़ता है। देखिए ये है अपना भारत भी नीचे पड़ता है इसलिए गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। और ये ऊपर का जो यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, ये किस में आएंगे गाइस, या एशिया है। सो गाइस ये पड़ता है लॉरेंसिया में। आई होप आपको इस मैप की सहायता से समझ में आया होगा। सो भाई गाइस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लॉरेंसिया में क्या नहीं आता, क्या उत्तरी अमेरिका नहीं आता। गाइस ये ऊपर पड़ता है इसलिए आता है। यूरोप हमने यहाँ देखा था, लॉरेंसिया के ऊपर पड़ता है, उत्तर साइड में आता है। एशिया भी आता है क्योंकि एशिया का अधिकतर पार्ट कहाँ पड़ता है गाइस, उत्तर साइड पड़ता है। दक्षिण अमेरिका गाइस गोंडवाना में आता है क्योंकि वो क्या है, आयरलैंड यहाँ पे पड़ता है गाइस, नीचे पड़ता है उत्तरी अमेरिका के, मतलब दक्षिण में पड़ता है, इसलिए दक्षिण अमेरिका नहीं आता है। सो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, समुद्री जल में लवणता की मात्रा कितनी पाई जाती है, 35%, क्या 75%,
80% या 25%। सो गाइस जो समुद्री जल होता है उसमें लवणता की मात्रा पाई जाती है 35%। आप ध्यान रखिएगा। देखिए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं और प्रथम श्रेणी के उच्चावच आपको क्लियर कर देते हैं। क्या महासागर है या पठार हैं या नदी है या पवन है। सो गाइस इसमें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पूछता है। जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिसको हम बोलते हैं उनको वो कौन से हैं गाइस, सागर महासागर, ये क्या है प्रथम श्रेणी के उठे हुए भाग हैं। और द्वितीय श्रेणी के यदि हम बोलते हैं द्वितीय श्रेणी में गाइस आ जाता है जैसे पर्वत है, पठार है, उठे हुए चोटी हैं, उठे हुए भाग आते हैं। और तृतीय श्रेणी में यदि हम देखें गाइस तो तृतीय श्रेणी में जो चलते हुए मतलब पवन है, पवन के साथ साथ नदियां हैं, ये तृतीय श्रेणी में आती हैं। तो द्वितीय श्रेणी का पूछा गया है तो कौन सा आएगा गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पठार होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में 80% सॉरी यहाँ जेल नहीं है जल है, जल और 20% भूमि है। हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं गाइस, दक्षिणी गोलार्ध जैसे कि ए है पूरा मैप महाद्वीप है, ए है उत्तर साइड। उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं बहुत कम जल की मात्रा है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध ये है दक्षिण साइड, यहाँ पे बीच में होती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जहाँ निम्न दाब की पेटी बनती है। सो गाइस जैसे हमने देखा कि 80% जल है कहाँ पे, दक्षिण में हम देखते हैं सागर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और 20% वहाँ पे केवल भूमि है। तो उत्तरी गोलार्ध में कितना जल और कितनी भूमि है, क्या 50% भूमि 50% जल है क्या उत्तरी गोलार्ध में, या 60% जल और 40% भूमि है, या 30% जल और 70% भूमि है, या ऑप्शन नंबर डी 70% जल और 30% भूमि है। सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो आप ध्यान रखना कि 60% जल है कहाँ पे, उत्तर में, और 40% भूमि है। मतलब कि जल तो यहाँ भी ज़्यादा है भूमि से, लेकिन दक्षिण से कम जल है। दक्षिण में हमने देखा कि 80% जल है जबकि उत्तर में हम देखते हैं कि 60% जल है। और भूमि का हम देखें, दक्षिण में भूमि कम है लेकिन उत्तर में भूमि देखिए, उत्तर जो दक्षिण में है वो भूमि 20% है लेकिन दक्षिण में भूमि 40% है। तो भूमि की मात्रा ज़्यादा उत्तर में है और जल की मात्रा ज़्यादा कहाँ है, दक्षिण में। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चनों के आंसर से हम और भी ज्ञान आपको करवाते जा रहे हैं, आप टेंशन मत लेना। महासागरों की औसत गहराई कितनी है। सो गाइस जो महासागर हम देखते हैं बहुत सारे सागर होते हैं लंबे, तो उसकी ज़्यादा सभी सागरों की तो हम परफेक्ट नहीं बता सकते हैं, पर हम ये बताएंगे कि महासागरों की औसत गहराई कितनी है। औसत लगभग समथिंग पड़ती है, जो वो पड़ती है गाइस क्या 4310 होगी किलोमीटर, या 3800, या 4116, या 50 मतलब 5000। सो गाइस औसत गहराई ज़्यादातर देखी जाने वाली वो पड़ती है 3800। कितनी होती है, 3800 होती है। लेकिन हम देख रहे थे जो अपना प्रशांत महासागर है उसकी गहराई हम देखें तो 4500 होती है, और अटलांटिक की 42 या 43 के लगभग समथिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक कैसा है, सक्रिय विकिरण है, निष्क्रिय विकिरण है, या विकिरण नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है, सक्रिय विकिरण है या निष्क्रिय विकिरण है। सो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा सक्रिय विकिरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऐसी चीज जो भोजन हेतु उत्पादक या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या उपभोक्ता परपोषी कहलाते हैं,
या उत्पादक कहलाते हैं या परजीवी कहलाते हैं या उपरोक्त सभी कहलाते हैं गाइस। जो जीव भोजन के लिए उत्पादक क्या होते हैं गाइस, जैसे कि चारा है, जैसे कि धान है, मतलब पेड़ पौधे एक प्रकार से छोटे छोटे, तो उत्पादक या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है गाइस, तो उनको बोला जाता है उपभोक्ता या परपोषी। मतलब उनको दूसरे जीवों द्वारा भोजन मिलता है, जीवों द्वारा या फिर किसके द्वारा, उत्पादक के द्वारा मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, परपोषी बोलेंगे। परपोषी उनको बोलेंगे जो दूसरे जीवों पर निर्भर होंगे भोजन के लिए, और उपभोक्ता कब बोलेंगे, जब वो मतलब कि उत्पादक पर निर्भर होते हैं, तो वो कहलाते हैं गाइस उपभोक्ता और परपोषी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ह्यूमस मृदा में होता है, क्या होता है ज़्यादातर ह्यूमस मृदा में क्या होता है, क्या जैविक क्रियाएं होती हैं या जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, या जैविक क्रियाएं हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, जो ह्यूमस वाली मृदा होती है, जैसे खाद में हम देखते हैं ह्यूमस, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, तो उसमें सूक्ष्म जीव नहीं आते हैं। मतलब कि सूक्ष्म जीव जैविक प्रतिरोधी क्रिया होती है, मतलब जैविक प्रतिरोधी क्रिया, मतलब जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। किसमें, ह्यूमस वाली मृदा में। ये अटपटा सा लगता है, लेकिन आप सर्च करके देख लेना, यही आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। परितंत्र द्वारा पोषण स्तर में प्रत्येक जीव की संख्या स्थिर रखा जाता है, यह परितंत्र का कौन सा गुण कहलाता है। मतलब परितंत्र या परिस्थिति तंत्र क्या होता है, जब पोषण स्तर के प्रत्येक जीव की संख्या स्थिर हो। पोषण स्तर जैसे देखते हैं उत्पादक होता है नीचे, यदि परिस्थिति तंत्र में देखें। फिर प्राथमिक उपभोक्ता आता है, फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता। तो मतलब कि जब हम इन जीवों को पोषण स्तर के जीवों को स्थिर रखते हैं, तो वो परिस्थिति तंत्र का कौन सा गुण कहलाता है, होमियोस्टैटिक, समस्थैतिक गुण, विषम स्थैतिक गुण, इनमें से कोई नहीं, या यह सभी। जब जीवों की संख्या स्थिर होती है उसको होमियोस्टैटिस समस्थैतिक गुण कहा जाता है परितंत्र का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी क्षेत्र में विभिन्न पादप समुदाय और जंतु का सम्मिश्रण तो समान वातावरण में साझा करता है, उसे क्या कहा जाता है। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है गाइस, कि विभिन्न पादप समूह और जंतुओं का सम्मिश्रण होता है, और वो एक समान वातावरण, मतलब एक वातावरण में वहाँ पे पादप समूह मतलब रहते हैं, पादप समूह मतलब पेड़ पौधे रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के जंतु रहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्या उसको फ्लोरा कहेंगे, लॉटिक परितंत्र कहेंगे, बायोम जियोम कहेंगे, या फिर कहेंगे क्या कहेंगे गाइस, बायोम जियोम कहेंगे, या खड़ी फसल कहेंगे। सो गाइस, जहाँ पे पादप भी रहते हैं और जंतु भी रहते हैं, सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बायोम और जीवोम कहेंगे, जहाँ पे जंतु भी रहते हैं और पादप का मिश्रण होता है गाइस, उसको हम क्या कहते हैं, उस वाले वातावरण को क्या कहा जाता है गाइस, बायोम या जीवोम कहा जाता है। उसको जीव जंतु बोला जाता है। जीव जंतु क्यों बोला जाता है, हम अक्सर उसको बोला जाता है जहाँ पादप भी होते हैं और क्या होता है गाइस, पादप भी होते हैं और जंतु भी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष में रहने वाले जंतुओं समूह को क्या कहते हैं, उस परितंत्र को क्या कहते हैं गाइस, जहाँ पे ओनली क्या रहते हैं, जंतु बस रहते हैं। वहाँ पे गाइस वो नहीं रहता है, पादप समूह नहीं रहता। जहाँ भी हमने पादप और जंतुओं का देखा था, इसलिए उसको बायोम या जियोम कहा जाता है, जीवोम कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर ओनली जंतु बस रहते हैं, उस समूह को क्या कहते हैं, लेंटिक परितंत्र कहते हैं, लॉटिक परितंत्र कहते हैं, या नेक्टोन परितंत्र कहते हैं, या फौना कहते हैं। सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फौना कहते हैं। फौना कहते हैं जहां ओनली जंतुओं का समूह रहता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है गाइस? हो जाती है उस कितनी ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। और मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ने में समझ में ना आए तो हम बताते हैं आपको कि जो खाद्य श्रृंखला है मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है उसमें पोषण स्तर को बताया गया है। जो चारण वाली खाद्य श्रृंखला होती है तो हम देखते हैं कि एक जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है गाइस, जैसे भेड़ बकरी हैं, इनको द्वितीय उपभोक्ता खाता है। द्वितीय उपभोक्ता में जैसे हिरण है, और तृतीय उपभोक्ता फिर इनको खा लेता है हिरण वगैरह को। जैसे कि कौन खाता है हिरण वगैरह को? हम देखते हैं कि शेर वगैरह खा लेते हैं। तो शेर क्या तृतीय उपभोक्ता आ जाता है, तृतीय उपभोक्ता। सो गाइस इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे इसने खाया द्वितीय उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ने जैसे भेड़ बकरी हैं तो ये क्या खाती हैं? अधिकतर पत्तियां वगैरह खाती हैं, मतलब उत्पादक को खाती हैं। तो उत्पादक में तो पूरी 1000 कैलोरी ऊर्जा रहती है कि नहीं रहती है? 1000 कैलोरी रहती है। और फिर बाद में जब ये प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो उसमें कितना कम जाती है और कितनी नष्ट हो जाती है ऊर्जा गाइस? ये पूछा गया है। क्या 20% ऊर्जा मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा 80% ऊष्मा विलीन हो जाती है। ऊष्मा बाद में लिखा है। क्या 10% ऊर्जा जाती है और 90% ऊष्मा के रूप में खत्म हो जाती है? क्योंकि ऊष्मा भी लगती है और ऊर्जा एक में जाएगी और कुछ में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो कितनी हो जाती है ये बताया था सिद्धांत गाइस, आपको ध्यान लगा दें लिंडमैन ने। किसने? लिंडमैन ने। सो गाइस क्या ऑप्शन नंबर सी 30% ऊर्जा दूसरे वाले उपभोक्ता में जाती है और 70% खत्म हो जाती है ऊष्मा के रूप में ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी 40% जाती है और 60% ऊष्मा के रूप में खत्म हो जाती है। सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा 10% ऊर्जा दूसरे वाले उपभोक्ता में जाती है और 90% ऊष्मा के बन करके वो खत्म हो जाती है वो ऊर्जा। मतलब जैसे अपन देखते हैं पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादक उनको बोलते हैं। उत्पादक जो होते हैं गाइस, तो उत्पादक क्या करते हैं? वो खाते हैं, क्या खाते हैं? देते हैं किसको? जैसे पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, तो अपन लोग भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सब्जी के रूप में उसके विभिन्न पार्ट खाते हैं। तो फिर वो अपन क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। तो अपने में ऊर्जा क्या हो जाएगी? 10% ही जाएगी। इसकी 1000 था, 1000 में 10% ही जाएगी और बाकी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जब अब प्राथमिक उपभोक्ता को मतलब बकरी वगैरह को द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जैसे हिरण हैं, कोई भी चीज़ खा लेते, मतलब जो अपने शिकार करके खाते हैं, तो वो द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे गाइस। तो द्वितीय उपभोक्ता आएंगे तो एक पिरामिड बन जाता है। द्वितीय उपभोक्ता में अब जितना भी इसका बचा था वो 10% ही इसमें जाएगा और बाकी 90% ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जैसे उत्पादक में कितनी होती है गाइस? उत्पादक में 1000 होती है, 1000। तो इसका 10% ही जाएगा प्राथमिक में। कितना जाएगा गाइस? इसका 1000 होती है जैसे उत्पादक या पेड़ पौधे में क्या ऊर्जा, तो इसका 10% ही जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में। 10 प्रति मतलब बटे, और 100 मतलब 100। तो अब डिवाइड करके आप देख लीजिए कितनी जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता में। 2 0 से 2 0 एक क्रॉस हो गए। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना आएगा? 100। तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितनी बची गाइस? जैसे भेड़ बकरी ने क्या खाया? मतलब कि पत्तियां खाई, तो पत्तियां खाई तो उसके पास कितनी ऊर्जा गई? 100%। और जब भेड़ बकरियों को कोई और खाएगा, जैसे कि हिरण खा लेता है, तो उसकी 10% ही हिरण के पास ऊर्जा जाएगी और 90% क्या हो जाएगी गाइस? ख़त्म हो जाएगी। तो 100 का 10% निकालेंगे अपन, 100 गुणित 10, 10 का बटे 100%। तो 2 0 से 2 0 चले गए, बची कितनी? 10। तो जो हिरण के पास जाएगी गाइस तो ओनली 10%, 10
प्रतिशत ही 10 किलो कैलोरी जाएगी। उत्पादक, जैसे हमने देखा कि पादप के पास 1000 थी, और जब प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि बकरियों के पास कितनी गई गाइस, प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास 100 किलो कैलोरी। अब इसके बाद कौन आता है, हिरण का नंबर आया, तो हिरण के पास ओनली 10 कैलोरी गई। और जो अब इसके बाद कौन आएगा गाइस, जैसे शेर वगैरह हो गए, हिरण को भी खा जाएंगे, तो उसमें भी 10 बची है अपने पास, इसके हिरण के पास। तो ये 10% किसके पास जाएगी गाइस, उसके पास जाएगी। किसके पास, इसमें से 90% खत्म हो जाएगी, ओनली 10% जाएगी। तो 100 में से देखिए, 100 में से 1 0 1 अटा, 1 0 1 अटा बचा कितना, 1 एकम 1 किलो कैलोरी ही ऊर्जा जाएगी किसके पास, तृतीय उपभोक्ता मतलब कि शेर के पास। तृतीय उपभोक्ता में शेर आते हैं जो उनको भी खा लेते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ये था 10% लिंडमैन का नियम, मतलब 10% ऊर्जा ही जाती है और 90% ऊष्मा के रूप में वो खत्म हो जाती है ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसके बारे में हम क्वेश्चन बताते हुए आपको और भी नॉलेज दे देते हैं गाइस। यदि आपको इस नॉलेज आपको समझ में आता है और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और क्वेश्चनों में बताते जाएं, एक्स्ट्रा बताते जाएं, क्वेश्चन बस ना करवाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें हमारी वीडियो को और शेयर करें। हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस आपके। तो गाइस अभी लाइक कीजिए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 के बारे में बताते हैं आपको। 19 क्या है, ऊर्जा ओडम द्वारा ऊर्जा प्रवाह का सार्वत्रिक मॉडल दिया गया। जो ओडम एक वैज्ञानिक थे गाइस, जो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, इन्होंने एक मॉडल दिया था कि ऊर्जा कैसे चलती है। तो ऊर्जा जो चलती है, क्या ऊर्जा एक दिशीय मॉडल दिया था कि एक दिशा में चलती है ऊर्जा। हम देखते हैं एक दिशा में चलती है, जैसे इस साइड चल रही है तो इस साइड ही आगे बढ़ती जाएगी। या ऊर्जा की 2 दिशाएं होती है, यहाँ भी जाती है यहाँ भी जाती है। या बहुदिशीय ऊर्जा होती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस जो ओडम थे उन्होंने ऊर्जा का जो सार्वत्रिक मॉडल दिया था तो क्या बताया था, ऊर्जा एक दिशीय चलती है। कैसे, ऊर्जा एक दिशा में चलती है। जैसे सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है तो एक दिशा में हमारे अंदर आती जाती है, फिर बाद में दूसरे अवधि हमको कोई खा लेता है जानवर वगैरह तो उसके में भी ऊर्जा चली जाती है, लेकिन 10% जाती है और 90% क्या हो जाती है। लिंडमैन ने बताया कि ओनली 10% ही दूसरे में ऊर्जा जाएगी और 90% जो वो खत्म हो जाएगी ऊष्मा के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कुछ पोषण स्तर में भारी मात्रा में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे अगले प्रस्तावित ऊर्जा को पर्याप्तता कम हो जाती है। यही कारण है कि शीर्षस्थ उपभोक्ता कैसे होते हैं गाइस, यही कारण है कि जो शीर्षस्थ उपभोक्ता होते हैं वो अधिक तो कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दुबले पतले होते हैं, मोटे होते हैं। दुबले पतले मोटे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोषण स्तर हमने बताया कि आगे जो पेड़ पौधे रहते हैं, पादप रहते हैं, उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है 1000 कैलोरी की, और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उनमें कितनी बचती है गाइस, 100 बचती है, 10% ख़त्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि और जो तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उसमें 10% ही जाती है, और जो 10 किलो कैलोरी ही जाती है, और आगे 1 किलो कैलोरी ही जाती है। तो इससे क्या होगा, क्या जो सबसे ऊपर वाले होंगे, जो तृतीय उपभोक्ता होंगे, वो कैसे होंगे, दुबले पतले होंगे कि मोटे ताजे। सो गाइस वो दुबले पतले ही होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जो मेढक होता है, एक जो पादप होते हैं मतलब पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे से को खाते हैं। जैसे मेढक है, छोटे छोटे कीटाणुओं को खाते हैं मेढक वगैरह। जैसे कि बकरी है गाइस, बकरी है, बकरी के बाद भेड़ हैं, ये क्या करते हैं, पादपों को खाते हैं, बकरी और बकरी के बाद हम देख लेते हैं हिरण वगैरह है, शेर वगैरह है, हाथी वगैरह हैं। तो और जो लास्ट में आते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मेढक है, मेढक को कौन खाता है गाइस, मेढक नहीं, आगे वो छोटे जीव होते हैं, छोटे जीव को कौन खाता है गाइस, मेढक खाता है। और मेढक को भी कोई खाता होगा, जैसे मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है गाइस, सांप खाता है। और सांप के बाद कौन आता है गाइस, बाज वगैरह होता है।
जो ऊपर सांप वगैरह, सांप कितना पतला होता है कि नहीं होता है, तो वो क्या से होते हैं, दुबले पतले होते जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर में जीवों का आकार बढ़ता है लेकिन संख्या में कमी हो जाती है, वो क्या कहलाता है गाइस। मतलब कि आकार तो बढ़ता है लेकिन जीवों की संख्या में कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। मतलब कि जीव तो होते हैं जैसे कि आगे पोषक स्तर में तो आकार में तो बढ़ता है लेकिन संख्या में कमी हो जाती है। जैसे जैसे घास है गाइस, क्या है, घास है। घास को किसने खाया गाइस, घास को किसने खाया, खरगोश आता है। खरगोश, देखिए खरगोश घास से बड़ा होता है, देखिए आकार बढ़ा है इसका, खरगोश। लेकिन पोषक स्तर में क्या हो रही है, जीवों के स्तरों में आकार तो बढ़ता है लेकिन संख्या में कमी होती है। देखिए घास तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है लेकिन खरगोश घास के बराबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, संख्या में कमी हो रही है। फिर क्या हो रहा है गाइस, घास के बाद खरगोश आता है। खरगोश को कौन खा लेता है, हम देखते हैं, खरगोश को लोमड़ी वगैरह खा लेती है। तो लोमड़ी खरगोश से बड़ी होती है कि नहीं होती है, आकार में बड़ी होती है, बिल्कुल होती है, डेफिनेटली। और फिर बाद में, लेकिन खरगोश ज़्यादा होंगे, लोमड़ी कम होगी। फिर इस लोमड़ी को कौन खाता है गाइस, शेर खाते हैं। तो शेर खाते हैं तो शेर का आकार तो बड़ा होगा लेकिन पता है शेर की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, शेर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लोमड़ी ज़्यादा पाई जाएगी। इस प्रकार तो इसका ये ऐसा होता है। तो इस श्रृंखला को क्या कहते हैं गाइस, क्या चारण श्रृंखला, क्या चारण श्रृंखला में होता है ऐसा, या ऑप्शन नंबर बी अपरदी खाद्य श्रृंखला। अपरदी खाद्य श्रृंखला उसे कहते हैं गाइस जैसे जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, मतलब कि जो मृत चीज़ों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं अपरदी खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी परजीवी खाद्य श्रृंखला, मतलब जो दूसरे जीवों को खा लेते हैं उनको परजीवी कहते हैं गाइस। तो क्या परजीवी खाद्य श्रृंखला में ऐसा होता है या यह सभी में होता है। सो गाइस ऐसा सब में नहीं होता है, ऐसा होता है चारण खाद्य श्रृंखला में, कि मतलब जीवों का आकार तो बढ़ता जाता है लेकिन संख्या में कमी होती जाती है। ये होती है गाइस चारण खाद्य श्रृंखला। देखिए 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन क्या है, वह खाद्य श्रृंखला जो बड़े जीवों में आरंभ होकर छोटे जीवों की ओर चलती है उसको क्या कहते हैं हम। मतलब कि जो बड़े जीवों से शुरू हो करके और वो किस में चलती है गाइस, छोटे जीवों में चलती है। जैसे बड़े जीव क्या हो गए गाइस, जैसे वृक्ष होता है, एक बड़ा होता है वृक्ष, और उससे उस पर निर्भर कौन होता है गाइस, छोटे छोटे जीव। हम देखते हैं कि जैसे पक्षी वगैरह आ जाते हैं, तो पक्षी तो आते हैं ना, जैसे पक्षी उड़ करके आता है, तो पक्षी वगैरह आ जाते हैं गाइस। आगे क्या होता है, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष जो वृक्ष होता है, वृक्ष के बाद कौन आ जाता है गाइस, पक्षी आते हैं। छोटे छोटे से पक्षी बैठे रहते हैं, छोटे छोटे से पक्षी इन वृक्षों में क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। तो क्या हो रहा है, एक बड़े जीव से आरंभ होकर छोटे जीव में जा रही है, एक छोटा जीव है पक्षी। पक्षी के बाद कौन आता है गाइस, परजीवी आ जाते हैं। मतलब छोटे छोटे परजीवी उन्हें होते हैं जो उन पर निर्भर रहते हैं, इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो आकार क्या हो रहा है, यहाँ घट रहा है। तो उसको हम कौन सी श्रृंखला कहेंगे गाइस, तो उसको कहेंगे परजीवी श्रृंखला। क्या कहेंगे गाइस, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे बड़े से बड़े आकार से प्रारंभ होकर छोटे छोटे जीवों में वो खाद्य श्रृंखला रुक जाती है, उसको ही हम परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए 23 में देखते हैं, वह खाद्य श्रृंखला जो सौर ऊर्जा पर आधारित नहीं होती है, उसमें ऊर्जा मृत पदार्थों से होती है, यह कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, उसे कहते हैं। मतलब बोला गया है यह, इसको ऊर्जा सूर्य से नहीं मिलती डायरेक्ट रूप से, जैसे सूर्य के द्वारा ऊर्जा मिलती थी किसको, प्रकाश संश्लेषण या पादपों को, पादपों मतलब पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती थी,
पौधों को ऊर्जा सूर्य से मिलती थी, लेकिन इनको सूर्य से ऊर्जा नहीं मिल रही है। कार्बनिक पदार्थ, इनको ऊर्जा कहाँ से? मृत ऊर्जा पदार्थों से, मतलब जो मरे हुए, जैसे मरे हुए जानवर होते हैं उसको बहुत सारे जीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं कि नहीं खाते रहते हैं, और उसका अपघटन होता रहता है। तो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, उसे क्या कहते हैं गाइस? अवरोधी खाद्य श्रृंखला या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। या ऑप्शन नंबर बी चारण खाद्य श्रृंखला, या ऑप्शन नंबर सी परजीवी खाद्य श्रृंखला, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इनको कहते हैं हम परजीवी खाद्य श्रृंखला कहेंगे। अवरोधी खाद्य श्रृंखला या परजीवी खाद्य श्रृंखला या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। गाइस, यदि आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो प्लीज़ गाइस लाइक करिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। जैव विविधता में वृद्धि के साथ साथ खाद्य जाल की जटिलता में भी वृद्धि होती है। इसमें परिस्थिति तंत्र कैसा होता है गाइस? क्या होता है हम देखते हैं कि जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मतलब ये होता है कि बहुत विभिन्न प्रकार के जीव विविधता पाई जाती है। पौधे हैं, पौधों में भी विभिन्न विविधता है। फिर पौधों के साथ साथ परिस्थिति तंत्र में हम देखते हैं क्या पौधे हैं? नहीं है। खाने के मतलब कि जैव विविधता में खाद्य जाल की जटिलता पाई जाती है। मतलब देखते हैं हम कि जो पौधे होते हैं, पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता दूध खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को कौन खाता है गाइस? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब भेड़ बकरियों को खा जाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। और इन उपभोक्ताओं को सभी को कौन खाता है गाइस? उन उपभोक्ताओं को अफरत बोलते हैं, जिसको हम अफरत बोलते हैं, या फिर मृतोपजीवी होते हैं। मतलब जो मृतोपजीवी जीवी कहते हैं गाइस, जैसे कि छोटे छोटे जीव जैसे यदि कोई भी जीव यदि ख़त्म हो जाता है या मर जाता है तो उनको डाल दिया जाता है, जैसे बैल मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है गाइस, तो इन जीवों को कौन खाता है? अपघटन होता है। कैसे होता है? इन अवरोधी जीव के द्वारा होते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसको खाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? क्या संतुलन बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं तो ये डले रहेंगे कि नहीं डले रहेंगे। आप ध्यान रखिए, जैसे कोई भी जीव खत्म हो जाता है तो क्या सबको थोड़ी ना जलाया जाता है। जैसे कि भेड़ है, बकरी है, डल जाती है तो फेंक आते हैं जीव। तो इन जीवों को यदि डले रहेंगे ज़्यादा दिनों तक तो क्या होगा? इनसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण विकृत गंधिता मतलब कि बदबू देगी कि नहीं देंगे? ये बहुत ज़्यादा गंध फेंकेंगे और वातावरण प्रदूषित होगा, खराब होगा। तो इसको कौन खाता है? तो हम देखते हैं इसको अपघटन कैसे होता है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े खा जाते हैं तो इससे क्या संतुलन बनेगा कि बिगड़ेगा प्रकृति का? तो इससे क्या होगा? संतुलन बनेगा, संतुलित होगा या असंतुलित होगा, या कि संतुलित और असंतुलित दोनों हो सकता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे क्या होगा? संतुलन होगा, संतुलित होगा। सो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एल्टोनिया पिरामिड के अनुसार जैव संख्या का पिरामिड होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या सीधा उल्टा दोनों हो सकता है, या ऐसा भी होगा। सो गाइस, जो एल्टोन था, उन्होंने पिरामिड बनाया किसका? परिस्थिति तंत्र में संख्या के आधार पर। सो गाइस, देखते हैं हम जैसे पेड़ पौधे होते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे बहुत सारे जीव, तो पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि पेड़ पौधे की संख्या देखेंगे अपन, जो पेड़ होते हैं, पेड़ में क्या होता है? पेड़ के बाद अपन देखते हैं इनकी संख्या। फिर पक्षी पेड़ में एक पेड़ होता है गाइस, और एक पेड़ में हम देखते हैं कितने सारे पक्षी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बहुत सारे पक्षी आकर के बैठते हैं और पक्षियों मतलब खाते हैं, पेड़ पौधों के उत्पादक को खाते हैं। अब पक्षियों को भी खाने वाले कोई होते हैं कि नहीं होते हैं? तो पक्षियों को खाएंगे गाइस जो भी परजीवी होते हैं गाइस। तो पोषण स्तर के साथ साथ इनकी संख्या क्या हो रही है? अधिकतम हो रही है। बहुत सारे परजीवी होते हैं इनको नष्ट करने वाले, इनको पेड़ पौधों में। तो क्या हो रहा है? इसका पिरामिड देखिए आप गाइस, क्या बन रहा है? पोषण स्तर से उल्टा बन रहा है। इसमें संख्या ज़्यादा है, फिर इसकी मतलब ये उल्टा हो रहा है। आगे पेड़ तो कम है, फिर ये ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा है। हो रहा है उल्टा कि नहीं हो रहा है? तो इसका पिरामिड उल्टा बनता है। और हमने पोषण स्तर का क्या है? आगे ज़्यादा था, फिर कमता गया,
पहले उत्पादक में मतलब पेड़ पौधों में ज़्यादा एनर्जी थी, ऊर्जा थी 1000 किलो कैलोरी की। फिर यहाँ पे हमने उत्पादक में देखा था 100 किलो कैलोरी की प्रथम उपभोक्ता में, और द्वितीय उपभोक्ता में 10 किलो ही बची थी, जबकि तृतीय उपभोक्ता में 1 किलो कैलोरी ही बची थी। सो गाइस इसका पैमाना तो सीधे बन रहा था, मतलब आगे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। लेकिन हमने पेड़ में क्या देखा, उल्टा पिरामिड बन रहा है। आगे क्या है, एक पेड़ है, पेड़ में एक ही है मतलब सबसे कम है, फिर बाद में पक्षी आ रहा है, पक्षी के साथ साथ फिर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब उल्टा पिरामिड बन रहा है। ऐसे उल्टा बनता था पिरामिड की नहीं बनता था उसका, और इसका सीधे बनता है। जो पिरामिड किसका सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड हमने देखा था परिस्थिति तंत्र में, वो सीधा बनता है। देखिए ये पिरामिड किसने बनाया, मतलब जनक कहा जाता है जिसको, एल्टन थे, चार्ल्स एल्टन थे। देखिए क्वेश्चन 26, एल्टोनिया के अनुसार स्थलीय परितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होगा। स्थलीय परितंत्र में गाइस तो सीधा होगा, उल्टा होगा, सीधा उल्टा दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। जैव भार के आधार पर गाइस, तो भार के आधार पर क्या होगा, स्थलीय परितंत्र में हम देखते हैं कि जैव भार के अनुसार आगे कौन से जीव होते हैं। सो गाइस स्थलीय परितंत्र में इसका पिरामिड जो होता है जैव भार का, वो सीधा बनता है। जैसे स्थल में हम देखते हैं गाइस क्या होती है, घास होती है, हमने घास देखा था, घास को खरगोश खाता है, तो देखिए खरगोश का मतलब वजन और बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है, तो इसका पिरामिड गाइस भार के अनुसार सीधा बनता है, ठीक है ना, जैव भार के अनुसार। और यदि हम देखें एल्टोनिया के समुद्री के आधार पर, मतलब एल्टोनिया के अनुसार समुद्री जैव पिरामिड कैसा बनता है, तो समुद्री जैव पिरामिड देखते हैं अपन, जो छोटे छोटे पादप होते हैं गाइस, तो पादप को कौन खाता है, जैसे पादप की संख्या, पादप होते हैं, तो देखिए जो पादप होते हैं मतलब कि जो पौधे होते हैं वो उनका बहुत ही कम भार होता है। फिर उससे जंतु आते हैं जो इनसे बड़े भारी होते हैं, जंतु होते हैं, इनका भार ज़्यादा होता है। फिर इनसे मछलियाँ आती हैं, जो जंतु छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है, छोटी मछलियाँ खाती हैं, तो मछलियों का भार ज़्यादा होता है। और फिर मछलियों का भार इनसे भी ज़्यादा होता है। फिर बड़ी मछली आएगी तो इसका भार और ज़्यादा होगा। तो समुद्र में हम देखें तो पिरामिड कैसा बन रहा है गाइस, देखिए आप, उल्टा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब हमने ऊर्जा का पिरामिड देखा था तो आगे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिल रही थी, फिर नीचे वाले को, ऊपर वाले को और कम, फिर और कम, फिर और कम, तो ये सीधा बन रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम करता है क्या, एनाबीना करता है, या नॉस्टॉक करता है, या यह सभी करते हैं। सो गाइस जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब वायुमंडल में तो हम देखते हैं 78% नाइट्रोजन है, लेकिन सबसे कम यूज होती है। क्यों नहीं मिल पाती है वो हमें डायरेक्ट रूप से, उसका डायरेक्ट रूप से अपन यूज नहीं कर सकते हैं गाइस, उसका नाइट्रीकरण किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है, तब वो स्थिर होकर के पृथ्वी में आती है। जैसे यदि कभी बिजली तड़के तो आप समझ लेना कि उससे क्या होता है, नाइट्रोजन, बिजली तड़कती है तो उसमें बिजली तड़कने से क्या होता है कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, वो पानी में आकर के मिल करके ज़मीन में आ जाती है पानी के बूंदों के साथ में, और फिर बाद में उसका विभिन्न पौधों में चली जाती है, तो नाइट्रीकरण हो जाता है। लेकिन और नाइट्रीकरण कौन करता है वातावरण की, जो गाइस जो फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधे जैसे गाइस अपन चना देख लेते हैं तो उसमें 2 पार्ट बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं, तो उसके डबल हो जाएंगे गाइस, वो छीलेंगे अपन, तो दाल होती तो आप छील जाती है ना सीधे, तो उस वाले पौधों की जो जड़ होता है उसमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और नाइट्रोजन क्या होती है गाइस, नाइट्रोजन गैस को हमने बताया था, वो पौधों को बढ़ने में, विकास में बहुत ज़रूरी होती है, तो होता है। तो कौन करता है, राइजोबियम, एनाबीना, नॉस्टॉक, यह सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करते हैं। राइजोबियम किस में पाया जाता है, हम देखते हैं जो द्विकुलीय पौधे, मतलब कि जो द्विकुलीय पौधे जैसे चना का पौधा है, दाल वगैरह हैं, दाल विभिन्न प्रकार की, तो दाल वाले पौधे में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है उनकी जड़ों में। एनाबीना पाया जाता है किसमें, चावल के खेत में पाया जाता है एनाबीना।
हरित शैवाल में पाई नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अनोक्सी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जो अनोक्सी जीव हैं गाइस, अनोक्सी जीवी हैं, वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, कौन से अनोक्सी जीवी हैं? जो ऑक्सीजीवी नहीं है गाइस, ऑक्सीजन का वो नहीं करते हैं, इसके बाद भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वो कौन से हैं गाइस? बैसिलियस जीवाणु हैं, एजोट जीवाणु हैं, कोलोस्ट्रियम है, इस रोडोस्पाइरिलम है। सो गाइस जो अनोक्सीजीवी हैं वो कौन हैं? कोलोस्ट्रीडियम जीवाणु हैं, जो अनोक्सी हैं और नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण मतलब कि नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड में बदलते हैं, तो वो कोलोस्ट्रियम जीवाणु हैं, वो ऑक्सीजीवी नहीं हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जीव में स्थिरीकरण करता है। ऐसा कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषी जीव है, मतलब प्रकाश संश्लेषी जीव है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन मिलता है और वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? क्या बैसिलियस जीवाणु हैं, एजोट जीवाणु हैं, कोलोस्ट्रीडियम है, या रोडोस्पाइरिलम जीवाणु हैं? सो गाइस जो प्रकाश संश्लेषी जीव है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो है रोडोस्पाइरिलम जीवाणु। आई होप गाइस आपको ये 30 क्वेश्चन बने होंगे कुछ न कुछ। यदि जितने भी नहीं बने हैं 1 से 2 बार वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और हम आपको एक क्लियर करते हुए चले हैं। सारे क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके निकल के आ जाते हैं, इसमें हमने बताने की पूरी कोशिश की है। सो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी का लेवल इसी प्रकार बढ़ाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो पर। यदि कोई भी आपको टॉपिक चाहिए है इससे संबंधित तो हम आप बनाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।